Good morning, students. Today we are going to start our last unit, that is physical properties and molecular structure. इस यूनिट में बेटा हमें 3 प्रॉपर्टीज़ मेनली स्टडी करनी है इन डिटेल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल इंट्रोड्यूस द चैप्टर दैट इज़. अब सबसे पहले इन्होंने कहा है कि जो भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं उन मेथड्स को बेसिकली हम 2 टाइप्स से क्लासिफाई कर सकते हैं. द फर्स्ट टाइप इज़ द मेथड्स बेस्ड अपॉन द स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सब्सटेंसेस, and in this category the methods mainly are molar refraction, paracore, optical activity, dipole moment and magnetic susceptibility. And second kind of methods are the spectroscopic methods such as the rotational and vibrational spectroscopy, the electronic spectroscopy, that is UV and visible spectroscopy. That means mainly it discuss about the spectroscopic methods जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो. रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी आप पढ़ चुके हो. इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी अभी आप नेक्स्ट सेमेस्टर में फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे. रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी जस्ट आपने अभी अभी पिछली क्लास में कंप्लीट की है. एंड न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी आपने अभी अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में अपने में पढ़ी है. तो मेनली जो मेथड्स हैं किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए वो हमारे पास 2 तरह के हैं. पहला उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के मेज़रमेंट के बेस पर, एंड जो सेकंड मेथड है दैट इज़ द स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड जो कि डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर बेस्ड रहेगा. तो देखो सबसे पहले अब ये कहता है कि द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इज़ बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैन बी एडिटिव एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूटिव. इसने यहाँ पर बताया कि जो हमारे पास ये मेथड्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इनके लिए हमारे पास मेन चीज़ जो है वो क्या है कि ये किस चीज़ के ऊपर बेस्ड हैं कि जो भी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास हैं वो हमारे पास एडिटिव भी हो सकती हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव भी हो सकते हैं. दैट मीन्स बेसिकली ये टाइप्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा है. तो पहले ये बताता है एडिटिव प्रॉपर्टीज़ कौन सी होंगी. अगर हम एडिटिव की बात करें तो हम बेसिकली इसकी बात कर रहे हैं एडिटिव प्रॉपर्टीज़. तो किसी भी सब्सटेंस की जो एडिटिव प्रॉपर्टीज़ होंगी मेनली वो प्रॉपर्टीज़ होंगी कि उस प्रॉपर्टी की उस मॉलिक्यूल के लिए टोटल वैल्यू डिफरेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स हैं उनका सम करके हम निकाल सकते हैं. लेट अस सपोज कि मैं अगर CH3 मॉलिक्यूल के लिए ये प्रॉपर्टी फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो CH4 मॉलिक्यूल के लिए, तो CH4 मॉलिक्यूल के लिए मैं उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की वैल्यू कैसे निकाल सकती हूँ. मैं उसको निकालूंगी कि CH4 के अंदर जो मेरे पास मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे एटम्स जो हैं, जैसे एक एटम कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है किसी भी CH4 मॉलिक्यूल के अंदर, तो एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन एटम्स के लिए उस रेस्पेक्टिव प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू को अगर मैं ऐड कर दूं तो वो मुझे कंप्लीट CH4 मॉलिक्यूल की वो प्रॉपर्टी दे देगा. तो इस टाइप की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टीज़. नेक्स्ट जो हमारे पास आता है दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी. तो कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, ये हम कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं. तो वो प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल के ऊपर. दैट मीन्स उस मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट हैं वो किस तरीके से वहाँ पर अरेंज्ड हैं, या उस मॉलिक्यूल के अंदर कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं. दैट मीन्स ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो मॉलिक्यूल के कॉन्स्टिट्यूशन पर डिपेंड करती हैं कि वो मॉलिक्यूल बना कैसे है, उसके अंदर कौन से एटम्स प्रेजेंट हैं और वहाँ पर कोई रिंग कंपाउंड प्रेजेंट है, कोई रिंग प्रेजेंट है, या मॉलिक्यूल के अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है. दैट मीन्स कोई भी स्पेसिफिक फीचर जो उस मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं. जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स हैं वो हम ऑलरेडी पिछली यूनिट में स्टडी कर चुके हैं. तो यहाँ पर जो हम करेंगे मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए हमें फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमें यहाँ पर वो स्टडी करना है. तो देखो जो सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी आती है इसके अंदर दैट इज़ ऑप्टिकल एक्टिविटी. अब ऑप्टिकल एक्टिविटी को जब हम करेंगे तो हम पहले कुछ डेफिनेशंस हैं उनको देखेंगे कि
जैसे हमें अगर यहाँ पर देखना है, सबसे पहले प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, दिस इज़ द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब देखो, अगर हम नॉर्मल लाइट को देखते हैं, जो भी सपोज़ हमें किसी ट्यूबलाइट से लाइट मिलती है, या फिर सन से जो हमें लाइट एनर्जी मिलती है, या फिर किसी भी लैंप से हमें जो लाइट मिलती है, बेसिकली उसको हम ऑर्डिनरी लाइट बोलते हैं। तो ऑर्डिनरी लाइट के अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं, दे कीप ऑन वाइब्रेटिंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, कि वो हमारे पास सारी की सारी डायरेक्शंस में ही वाइब्रेट करते हैं। तो उनके प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस कोई भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। तो अगर हमारे पास लाइट एनर्जी इस तरीके से हो जाए कि उसके वाइब्रेशन सिर्फ एक सिंगल प्लेन में हो, सपोज कर लो कि एक्स वाई प्लेन को अगर हम लेके चल रहे हैं, तो लाइट पार्टिकल सिर्फ एक्स वाई प्लेन में ही वाइब्रेट करें, तो जो लाइट एनर्जी होगी दैट विल बी कॉल्ड द। तो हमारे पास इस टाइप की जो लाइट होगी जिसकी वाइब्रेशन सिर्फ सिंगल प्लेन में एग्जिस्ट करती हैं, उसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो फिर बात ये आती है कि नॉर्मल लाइट से हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट कैसे बना सकते हैं। तो हमारे पास एक प्रिज्म है, जो एक स्पेशल टाइप का प्रिज्म है, जिसको हम बोलते हैं नाइकोल प्रिज्म। तो अगर हम ऑर्डिनरी लाइट को नाइकोल प्रिज्म में से पास कर देंगे तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। आप देखो, नाइकोल प्रिज्म क्या है, ये एक साइंटिस्ट था नाइकोल नाम का, उसने दिया था, तो उसी के नाम से इसका नाम नाइकोल प्रिज्म दे दिया गया था। नाइकोल प्रिज्म के अंदर दो प्रिज्म्स कंबाइंड होते हैं, यानी कि ज्वाइंट होते हैं एंड टू एंड। जैसे आप यहाँ पर जब इसको देखेंगे तो ये देखो, आगे इन्होंने दिखा रखा है, दिस इज़ द नाइकोल प्रिज्म, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसमें ये जो नीचे एक ट्राइंगुलर शेप का दिखाया हुआ है दैट इज़ वन प्रिज्म, और जो ऊपर दूसरा हाफ हो गया स्क्वायर का दैट इज़ अनदर प्रिज्म। अब इन प्रिज्म्स को एंड टू एंड ज्वाइन करके रखा हुआ है, तो इस टाइप का जो प्रिज्म होता है दैट इज़ कॉल्ड नाइकोल प्रिज्म। तो इस नाइकोल प्रिज्म के अंदर से जब हम ऑर्डिनरी लाइट को पास करते हैं तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। कई बार क्या करते हैं, हम नाइकोल प्रिज्म की बजाय कोई दूसरा सब्सटेंस भी यूज़ कर सकते हैं जो ऑर्डिनरी लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर देता है, उसको हम बोलते हैं पोलरॉइड। जैसे यहाँ पर इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि सेलुलोज एसीटेट की अगर हम एक फिल्म रख दें दो ग्लास प्लेट्स के बीच में, तो वो भी पोलराइज़र का काम करती है। तो अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो होगी वो क्या होगी, जिसकी वाइब्रेशन सिर्फ सिंगल प्लेन में एग्जिस्ट करती हैं। तो नाइकोल प्रिज्म क्योंकि प्लेन पोलराइज्ड लाइट हमें दे देता है, इसलिए इसको हम पोलराइज़र भी बोल सकते हैं। तो अब ये इन्होंने प्लेन पोलराइज्ड लाइट और उसके रोटेशन के बारे में इस फिगर में इंफॉर्मेशन दी है। तो सबसे पहले देखो, ये इन्होंने हर एक डायरेक्शन में जिसकी वाइब्रेशंस हैं, ये ऑर्डिनरी लाइट है, जो एरो से सामने एरो दिखा रखी हैं दैट इज़ द पाथ ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ लाइट। फिर इसको पास कर दिया नाइकोल प्रिज्म से, तो हमें लाइट मिल गई जिसकी वाइब्रेशन सिर्फ इसी सिंगल प्लेन में है दैट इज़ द एक्स वाई प्लेन। और फिर इसको हमने सैंपल के अंदर से जब पास किया तो ये हो सकता है कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाए, जो कि पहले इसमें दिखा रखा है। हो सकता है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाए, जो इसके प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है, तो ये आगे वाले उसमें ये दिखा रखा है। तो ऐसा जो सब्सटेंस होगा जो इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देगा आइदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसी से रिलेटेड है दैट इज़ ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो देखो, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है कि इफ़ द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज़ पास थ्रू अ प्लेट ऑफ क्वार्ट्ज और अ टर्पेंटाइन ऑयल और द सॉल्यूशन ऑफ शुगर, it is found that the light that comes out of the plane of the polarized light gets rotated. That means जब हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी शुगर सॉल्यूशन के अंदर से या किसी नाइकोल प्रिज्म के अंदर से पास करते हैं, सॉरी नाइकोल प्रिज्म नहीं, क्वार्ट्ज प्रिज्म, क्वार्ट्ज के अंदर से या फिर शुगर सॉल्यूशन से या फिर जो टर्पेंटाइन ऑयल है, इनके अंदर से अगर हमने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास किया तो हम देखते हैं कि उसका जो प्लेन है वो कुछ एंगल से रोटेट हो जाता है। तो ऐसे जो सब्सटेंसेस हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के एंगल को रोटेट कर देते हैं, दे आर नोन एज ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस
और ये जो प्रॉपर्टी है ऑफ द रोटेशन ऑफ द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट आइदर टू क्लॉकवाइज डायरेक्शन और टू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ये हमारे पास हो गई ऑप्टिकल एक्टिविटी। आप देखो ये कहता है कि अगर हम इसके प्लेन को देखें और वो राइट में रोटेट हुआ है तो वहाँ पर उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस, और अगर वो लेफ्ट में रोटेट हुआ है तो उस सब्सटेंस को हम बोल देते हैं लिवो रोटेटरी सब्सटेंस। उससे पहले ये एक और चीज़ बता रहा है, अब अगर हमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ऑब्जर्व करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, ये इन्होंने यहाँ पर एक प्रिंसिपल दिया है इसके लिए कि अगर हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को सेकेंड नाइकोल प्रिज्म के अंदर से पास करेंगे तो अगर हमें सेम ब्राइटनेस दिखाई देती है, यानी कि अगर दोनों नाइकोल प्रिज्म्स के जो एंगल हैं वो सेम डायरेक्शन में है, जो एक्सिस हैं वो सेम डायरेक्शन में हैं, तो वहाँ से हमें फुल ब्राइटनेस दिखाई देती है। दैट मीन्स जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो एज सच उसी सेकेंड नाइकोल प्रिज्म के अंदर से निकल करके आ गई है। बट अगर दो नाइकोल प्रिज्म्स हमें ऐसे रख दिए कि उनके जो प्लेन्स थे वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी कि क्रॉस्ड पोजीशन में रख दिया दोनों को, तो जब हम उनके अंदर से दोनों के बाद जब हम उस लाइट को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं तो हमें वहाँ पर कोई भी लाइट दिखाई नहीं देती है। इंस्टेड ऑफ दैट वी गेट कंप्लीट डार्कनेस इन आवर ऑब्जर्वेशन। तो उस टाइम पर हम कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट इसके अंदर से पास नहीं हो पाई है। तो जो डिग्री ऑफ रोटेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट की। ये जो सेकेंड नाइकोल प्रिज्म हमने लगा रखा है इसकी पोजीशन के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो क्योंकि अब हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इस सेकेंड प्रिज्म की हेल्प से ऑब्जर्व कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए इसको जनरली हम एनालाइज़र बोलते हैं कि जो फर्स्ट नाइकोल प्रिज्म हमने लगाया है दैट इज़ पोलराइज़र, और उसके बाद जो सेकेंड नाइकोल प्रिज्म हमने यहाँ पर लगा दिया दैट इज़ कॉल्ड एनालाइज़र। इसकी हेल्प से हमें एक तरीके से प्लेन पोलराइज्ड लाइट के एंगल को ऑब्जर्व करने में हेल्प मिलती है, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज एनालाइज़र। आप देखो फिर ये कहता है यहाँ पर जो थर्ड टर्म आती है हमारे पास वो आती है स्पेसिफिक रोटेशन। कि स्पेसिफिक रोटेशन क्या होती है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो रोटेट होगा वो किसी न किसी स्पेसिफिक एंगल से रोटेट होगा। सपोज हम अल्फा से उस एंगल ऑफ रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये कहता है कि स्पेसिफिक रोटेशन जो है इसके लिए द एंगल थ्रू विच द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इज रोटेटेड ऑन पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, वो कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है कि जो एंगल ऑफ रोटेशन होगा जब हम किसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस में से पास करते हैं तो वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल द नेचर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, कि जो हमने ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस ले रखा है वो कैसे नेचर का है, वो उस लाइट को लेफ़्ट में रोटेट करेगा या राइट में रोटेट करेगा, इस चीज़ के ऊपर एंगल ऑफ रोटेशन डिपेंड करता है। सेकेंड फैक्टर हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कि जो सॉल्यूशन हमने बनाया है वो कितनी कंसंट्रेशन का है। और जो थर्ड फैक्टर है दैट इज़ द लेंथ ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि वो लेंथ ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि जिस ट्यूब में हमने अपना सॉल्यूशन डाल के रखा हुआ है वहाँ पर जिसके अंदर से वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करेगी, उस ट्यूब लेंथ की ये बात कर रहा है, जो कि हम नॉर्मली डेसीमीटर में मेज़र करते हैं। द फोर्थ फैक्टर इज़ द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, कि हमने जो लाइट यहाँ पर यूज़ की है वो कितनी वेवलेंथ की लाइट यूज़ की है। एंड द लास्ट फैक्टर इज़ टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, कि जो हमने सॉल्यूशन लिया है वो कितने टेम्परेचर पर लिया है। टेम्परेचर के साथ साथ भी एंगल ऑफ रोटेशन वेरी करता है। तो फिर ये कहता है कि अगर हमारे पास m ग्राम सब्सटेंस हमने VmL ऑफ सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व कर रखा है, यानी कि जो ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूट है हमारा, उसके अगर हमने m ग्राम टोटल VmL ऑफ सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व किए तो यहाँ से कंसंट्रेशन क्या बन जाएगी, m/v पर ml बन जाएगी। और L अगर हमने लेंथ ऑफ द ट्यूब ले ली इन डेसीमीटर, जो हम अपनी सैंपल सेल बोल सकते हैं,
एल अगर उसकी लेंथ है डेसीमीटर में, और अल्फा से अगर हम एंगल ऑफ रोटेशन को रिप्रेजेंट कर दें तो हम कहेंगे एंगल ऑफ रोटेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन इन ग्राम्स पर ml एंड द लेंथ ऑफ ट्यूब इन डेसीमीटर। तो अब कंसंट्रेशन को मैंने आपको बताया था m/l हमारे पास हो जाती है कंसंट्रेशन इसकी। तो m/l से अगर हमने कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर दिया तो यहाँ से देखो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो अल्फा दैट इज द एंगल ऑफ रोटेशन इज प्रोपोर्शनल टू m/v यानी कि कंसंट्रेशन इनटू l, l इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब इन डेसीमीटर। तो ये हमारे पास है। तो अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, और जो कांस्टेंट इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया है वो इन्होंने यूज़ कर लिया ये अल्फा लैम्डा टी, दैट इज़ दिस वन अल्फा लैम्डा टी। अल्फा को स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखा, नीचे हमने लैम्डा लिया दैट इज़ द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, एंड ऊपर हमने टेम्परेचर लिया है दैट इज़ जो हमारे सॉल्यूशन का टेम्परेचर है। तो ये जो अल्फा लैम्डा टी हमने यहाँ पर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया है, दिस इज़ नोन एज द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द सब्सटेंस। तो अब हम इस स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ सब्सटेंस को यहाँ से डिफाइन करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो देखो इसी फर्स्ट इक्वेशन से देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बाकी सारी टर्म्स को दूसरी साइड ट्रांसफ़र कर दो, दैट विल बी v इंटू एल्फा ओवर l इंटू एम। अब देखो अगर हम मास ऑफ सब्सटेंस भी 1 ग्राम ले लें, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी 1 ml ले लें, और जो लेंथ ऑफ ट्यूब इन डेसीमीटर था वो भी हम 1 डेसीमीटर ले लें, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, दिस अल्फा लैम्डा टी इज़ इक्वल टू अल्फा, यानी कि अब इस स्पेसिफिक रोटेशन को हम एंगल ऑफ रोटेशन के टर्म्स में यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो ये एंगल ऑफ रोटेशन के टर्म्स में कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ से हम कहेंगे स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ अ सब्सटेंस में बी डिफाइंड एज द एंगल ऑफ रोटेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन एंड द लेंथ ऑफ सॉल्यूशन थ्रू विच लाइट पासेस इज़ 1 डेसीमीटर, यानी कि जितनी लेंथ ऑफ सॉल्यूशन में से लाइट पास की है वो भी 1 डेसीमीटर है, और हमने 1 ग्राम सब्सटेंस 1 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व कर रखा था। उस टाइम पर जितना एंगल ऑफ रोटेशन है दैट इज़ नोन एज द स्पेसिफिक रोटेशन। तो यहाँ से स्पेसिफिक रोटेशन को हमने डिफाइन कर दिया। अब देखो क्या होता है कि कई बार ये जो अल्फा लैम्डा टी की वैल्यूज़ हैं वो बहुत स्मॉल आती हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को जनरली हम ग्राम्स पर 100 ml में ले लेते हैं। That means if C grams are dissolved in 100 ml of solution, तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो M था उसकी जगह हमने C लिख दिया, और जो V था उसकी जगह हमने 100 लिख दिया, क्योंकि हम M/V से किसको डिनोट कर रहे थे, कंसंट्रेशन को डिनोट कर रहे थे। तो ये वैल्यू हमारे पास इक्वेशन 3 में जो दे रखी हैं वो ये बन जाती हैं। अब अगर हम प्योर लिक्विड या प्योर सॉलिड के लिए ये वैल्यू लेंगे तो उनकी कंसंट्रेशन हम हमेशा ही 1 मान के चलते हैं, यानी कि 100% मान के चलते हैं। तो उस केस में हमारे पास एक्सप्रेशन हो जाएगा अल्फा बाय एल इंटू डी, वेयर डी इज़ द लेंथ ऑफ ट्यूब इन डेसीमीटर, और एल को हम कह सकते हैं थिकनेस ऑफ द सॉलिड है ये हमारे पास। अब देखो नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है मोलर रोटेशन। मोलर रोटेशन क्या है कि ये जो स्पेसिफिक रोटेशन हमारे पास आती है अल्फा लैम्डा टी, इसको हम मोलर मास ऑफ सब्सटेंस से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो टर्म बन जाती है वो हमारी मोलर रोटेशन बन जाती है। अब एक चीज़ है, लेकिन इस इक्वेशन को अगर ध्यान से देखो तो इसको यहाँ पर 100 से डिवाइड भी कर रखा है। तो 100 से डिवाइड करने का जो रीज़न है वो और कुछ नहीं है, बल्कि इतना है कि यहाँ पर क्योंकि जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं उनका मास जनरली हाई होता है, तो जब हम इसको स्पेसिफिक रोटेशन को उनके मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक लार्ज वैल्यू आ जाती है। तो उसको विद इन द रेंज लाने के लिए हमने क्या कर दिया, इन जनरल उसको 100 से डिवाइड कर दिया। तो 100 से डिवाइड करने का ये वाला रीज़न था हमारे पास। फिर हमारे पास आता है मेज़रमेंट ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, कि अगर हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी को मेज़र करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी के मेज़रमेंट कहें तो बेसिकली हम बात करेंगे एंगल ऑफ रोटेशन के मेज़रमेंट की। तो एंगल ऑफ रोटेशन को हम एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पोलरीमीटर। पोलरीमीटर की हेल्प से हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट का जो एंगल है वो कितने एंगल से रोटेट हुआ है वो स्टडी कर सकते हैं।
तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलरीमीट्री, और जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर हम यूज़ करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन उसको हम बोलते हैं पोलरीमीटर। अब देखो इस इंस्ट्रूमेंट के पीछे क्या प्रिंसिपल है। ये वही प्रिंसिपल है जो अभी अभी हमने कहा था कि अगर हम दो नाइक्वाल प्रिज्म्स को एंड टू एंड ज्वाइन कर देंगे तो एक ऐसा एंड टू एंड ज्वाइन नाइक्वाल प्रिज्म तो हमने इनिशियल उसमें रखा है कि जो किसका काम करेगा, पोलराइजर का काम करेगा। दैट मीन्स ऑर्डिनरी लाइट से प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस करेगा। और उसके बाद हमने सैंपल सेल रखा जिसके अंदर से वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करेगी। और लास्ट में हमने एक और सेम ऐसा ही नाइक्वाल प्रिज्म रख दिया जिसको हमने नाम दे दिया एनालाइज़र। और ये जो एनालाइज़र था इसके साथ में हमने एक स्केल अटैच्ड कर दिया कि जितने भी एंगल से ये एनालाइज़र रोटेट करेगा उतना ही एंगल हमें उस स्केल के ऊपर, सर्कुलर स्केल के ऊपर दिखाई दे जाएगा। इसके पीछे अब प्रिंसिपल क्या हो गया कि अगर हमारे पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट एज सच हम दूसरे प्रिज्म में से यानी कि एनालाइज़र में से पास करेंगे तो जो हमारा फील्ड ऑफ व्यू होगा दैट विल बी कम्प्लीटली ब्राइट। और अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रख दिए जाएं, यानी कि पोलराइज़र और एनालाइज़र अगर क्रॉस्ड पोजीशन में रख दिए जाएं तो हमारे पास जो फील्ड ऑफ व्यू होगा दैट विल बी कम्प्लीटली डार्क। तो अब कम्प्लीटली ब्राइट या कम्प्लीटली डार्क फील्ड ऑफ व्यू के लिए हमें एनालाइज़र को जितने एंगल से रोटेट करना पड़ेगा वो हम इजीली स्टडी कर सकते हैं ऑन द सर्कुलर स्केल बीइंग फिक्स्ड विद द एनालाइज़र। और वो हमारे पास हो जाएगा एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ये कंप्लीट हमारे पास प्रोसीजर रहेगा कि पहले हम इनिशियल रीडिंग नोट कर लेंगे और फिर इनिशियल रीडिंग के बाद अब हमें कम्प्लीटली ब्राइट या कम्प्लीटली डार्क जो भी हम व्यू ऑब्जर्व करते हैं उसमें उसके लिए कितने डिग्री से रोटेट करना पड़ा एनालाइज़र को, दैट विल बी द एंगल ऑफ रोटेशन। और अगर हमारे पास एंगल ऑफ रोटेशन आ जाता है देन with the help of this angle of rotation we can easily find out the optical activity of that substance. So this is the topic। और generally अगर हम angle of rotation को देखते हैं तो if the angle of rotation alpha is found to be positive the substance is said to be dextrorotatory, and if this angle of rotation is found to be negative then it is known as levorotatory। कि डेक्स्ट्रोरोटेटरी सब्सटेंसेस के केस में जनरली जो रोटेशन होती है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में होती है, और लीवोरोटेटरी सब्सटेंसेस के केस में जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, वो जनरली लेफ्ट में यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में रोटेट किया जाता है, नेगेटिव एंगल की तरफ। तो ये हमारे पास था सारा सब कुछ रिगार्डिंग ऑप्टिकल एक्टिविटी, दैट इज़ मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन, ये बेटा हम कल की क्लास में करेंगे, नहीं तो इसको तो हम कर ही सकते हैं, चलो कर लेते हैं इसको भी साथ में। तो देखो ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन से सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास आती है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी किस टाइप की प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी है या कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी है, या फिर एडिटिव एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो जब हम इसको देखते हैं तो हम कहते हैं इट इज़ प्योरली कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी, दैट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन द मॉलिक्यूल, कि उस मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स किस तरीके से अरेंज किए गए हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो देखो कोई भी सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा, जब वो एक पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, और वो कंडीशन क्या है कि उस सब्सटेंस के अंदर एटलीस्ट एक कार्बन एटम ऐसा होना चाहिए जो कि एसिमेट्रिक कार्बन होता है। एसिमेट्रिक कार्बन वो होगा जिसके साथ चार अलग अलग ग्रुप्स ज्वाइन होते हैं। तो एटलीस्ट एक कार्बन ऐसा होना चाहिए जिसके साथ चार डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइंट होते हैं। तो अगर किसी कंपाउंड में एटलीस्ट एक एसिमेट्रिक कार्बन है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम उस कार्बन के ऊपर एक स्टार लगा देते हैं, स्टार साइन लगा देते हैं। तो इस टाइप के कंपाउंड्स में एक एग्जांपल जो मोस्ट कॉमनली हम स्टडी करते हैं वो लैक्टिक एसिड का है। लैक्टिक एसिड आपके पास ये सब्सटेंस होता है, देखो ये आपके पास लैक्टिक एसिड है
कि कार्बन है, कार्बन के ऊपर देखो 4 डिफरेंट ग्रुप्स आई थिंक आपको इजीली विजिबल होंगे कि एक ग्रुप हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोक्सिल है, तीसरा CH3 है और चौथा ग्रुप हो गया COOH। तो इस कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं। तो इस कार्बन को हम कह सकते हैं कि ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, और अगर एसिमेट्रिक है तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। आप देखो इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी हम किस तरीके से देखेंगे। इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए देखो, जब हम इस सब्सटेंस को देखते हैं तो हम यहाँ पर एक तरह से प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं इन डिफरेंट एटम्स की। अब प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करेंगे, तो देखो जो लोवेस्ट मॉलिक्यूलर मास वाला एटम होता है, लोवेस्ट एटॉमिक मास वाला एटम होता है, जो फर्स्ट एटम होता है किसी भी कार्बन के साथ ज्वाइन, अगर वो लोवेस्ट मास का है तो उसको लोवेस्ट प्रायोरिटी देते हैं। दैट मीन्स जिसका मैक्सिमम मास होगा उसको मैक्सिमम प्रायोरिटी हम देंगे। तो यहाँ पर अगर इन चारों ग्रुप्स में देखें तो हमारे पास मैक्सिमम जो मॉलिक्यूलर मास है वो ऑक्सीजन का है, तो जो OH ग्रुप है इसको हमने दे दी फर्स्ट प्रायोरिटी। उसके बाद हम देखते हैं इस ग्रुप को छोड़ के अगले ग्रुप्स में कि मैक्सिमम मास वाला कौन सा है। अब यहाँ पर 2 कार्बन है तो दोनों का ही सेम है एटॉमिक मास। तो अब इससे नेक्स्ट एटम को देखो जो इन दोनों कार्बन के साथ अटैच्ड हैं। जैसे CH3 ग्रुप में जो कार्बन के नेक्स्ट एटम है दैट इज़ हाइड्रोजन, और अगर COOH देखते हैं तो नेक्स्ट एटम इज़ ऑक्सीजन। तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से किसका ज़्यादा है, ऑब्वियसली ऑक्सीजन का ज़्यादा है, तो इस ग्रुप को हम देंगे सेकेंड प्रायोरिटी। अब उसके बाद थर्ड प्रायोरिटी पे फिर ये वाला आ जाएगा, और लोवेस्ट प्रायोरिटी हमारे पास हो गई हाइड्रोजन की। तो प्रायोरिटी हमने डिसाइड कर ली। अब हमें क्या करना है, रोटेशन देखनी है कि जब हम हाईएस्ट प्रायोरिटी से लोवेस्ट प्रायोरिटी की तरफ मूव करते हैं तो डायरेक्शन हमारे पास कौन सी आती है। तो अगर इसको देखें तो देखो डायरेक्शन हमारे पास कौन सी आएगी, 1 2 3, फोर्थ वाले को नहीं देखना है, सिर्फ 3 वाली। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हमारे पास रोटेशन होती है तो सब्सटेंस को हम कहते हैं दिस इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जिसको हम D से रिप्रेजेंट करेंगे या प्लस साइन की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास ये रोटेशन क्लॉकवाइज की बजाय एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुई होती तो सब्सटेंस को हम बोलते लिवो रोटेटरी, यानी कि वो लेफ्ट में प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता, और उसके केस में जो एंगल ऑफ रोटेशन होता वो नेगेटिव होता, जबकि डेक्स्ट्रो रोटेटरी के केस में एंगल ऑफ रोटेशन इज पॉजिटिव। दैट इज व्हाई इट इज समटाइम्स रिप्रेजेंटेड विद द प्लस साइन ऑल्सो। तो यहाँ से जो भी हमारे पास ये डेक्स्ट्रो और लिवो रोटेटरी सब्सटेंसेस होते हैं इनको हम ऑप्टिकल आइसोमर्स भी बोलते हैं। अब देखो 2 अलग अलग साइंटिस्ट थे, एक ली वेल था, एक वेंगथॉफ था। उन्होंने कुछ सजेशंस दिए एसिमेट्रिक कार्बन को लेकर के कि अगर हम उसको एक रेगुलर ऑक्टाहेड्रन के सेंटर पर अज्यूम कर लें और जो 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनको हम 4 कॉर्नर्स ऑफ टेट्राहेड्रन पर ऑब्जर्व कर लें और इसकी एक मिरर इमेज हम देखें, तो देखो ये इसकी मिरर इमेज बनी हुई है कि ये सेंटर में वो एसिमेट्रिक कार्बन है, बाकी ये 4 डिफरेंट ग्रुप्स जो थे वो, और फिर इसकी मिरर इमेज सेकंड साइड में दिखाई हुई है राइट हैंड साइड में। तो अगर मैं अब इस एटम को एज सच उठा के इसकी मिरर इमेज पर इस मॉलिक्यूल को एज सच उठा के इसकी मिरर इमेज पर रखने की कोशिश करूं तो मैं ये देखती हूँ कि ये सुपर इम्पोजिबल नहीं है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल के लिए नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हमें मिलती हैं तो ऐसी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस को हम एक और नाम से भी जानते हैं जिसको हम बोलते हैं इनेंशियोमर्स, ठीक है। तो ऐसी जो डेक्स्ट्रो और लिवो आइसोमर्स हैं दे आर फाउंड टू बी बेसिकली इनेंशियोमर्स या इनेंशियोमॉर्फ्स, यानी कि अपोजिट फॉर्म्स। अब देखो अगर हमारे पास इन डेक्स्ट्रो और लिवो रोटेटरी आइसोमर्स की इक्वल अमाउंट इन इक्वल कंसंट्रेशन अगर हम ले लें तो क्या होगा, हमारे पास जो रिजल्टिंग मिक्सचर आएगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा। बेसिकली अगर हम इस मिक्सचर को देखेंगे तो ये हमें ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर मिलता है, क्योंकि जो डेक्स्ट्रो आइसोमर है वो जितना राइट में प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड को रोटेट करेगा, लिवो आइसोमर उतना ही उसको लेफ्ट में रोटेट कर देगा और फाइनली वो हमें एज सच उसी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को दे देता है।
तो एज सच हमें लगता है कि वहाँ पर कोई रोटेशन हुई ही नहीं थी प्लेन पोलराइज्ड लाइट की, इसलिए ऐसा जो मिक्सचर होगा उसको हम बोलेंगे कि वो मिक्सचर हमारे पास कैसा होगा, वो हमारे पास ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और इस टाइप के मिक्सचर को हम बोलते हैं रेसेमिक मिक्सचर। तो रेसेमिक मिक्सचर क्या होता है? द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लिवो आइसोमर्स इज नोन एज रेसेमिक मिक्सचर। तो अगर आपसे ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ रेसेमिक मिक्सचर पूछी जाती है तो आप कहेंगे दिस रेसेमिक मिक्सचर इज फाउंड टू बी ऑप्टिकली इनएक्टिव इन नेचर। और जो इसके लिए रीज़न है वो क्या है? इसकी इनएक्टिविटी के लिए मेन रीज़न जो है दैट इज एक्सटर्नल कंपनसेशन। एक्सटर्नल कंपनसेशन क्यों? क्योंकि दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स थे, उन्होंने एक दूसरे की रोटेशन को कंपनसेट कर दिया। एक लिवो आइसोमर, एक डेक्स्ट्रो आइसोमर, उन्होंने एक दूसरे की रोटेशन को कंपनसेट कर दिया। तो ये मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव बन गया ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। अब एक और चीज़ होती है, एक और फैमिली ऑफ कंपाउंड्स होती है जिसको हम जनरली बोलते हैं मीज़ो कंपाउंड्स। तो देखो मीज़ो कंपाउंड्स क्या होते हैं कि अगर हम टार्ट्रिक एसिड को कंपेयर करें तो टार्ट्रिक एसिड की ये फॉर्म होती है बेटा जो फिगर में दिखाई गई है। अब इसके अंदर हमारे पास दो एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स हैं जिन दोनों के ऊपर स्टार लगा हुआ है। तो यहाँ पर भी हम पहले फर्स्ट वाले एसिमेट्रिक कार्बन के लिए प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं, फिर नीचे वाले एसिमेट्रिक कार्बन के लिए प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। तो यहाँ से जब हमने प्रायोरिटीज़ डिसाइड की तो हमारे पास प्रायोरिटीज़ ये आई फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। दैट मीन्स इसने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो रोटेट किया, यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या हो गई? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अगर हम नंबरिंग के हिसाब से देखें तो हमारे पास यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुई, और जब हम नीचे वाले कार्बन के लिए देखते हैं तो यहाँ से क्लॉकवाइज रोटेशन हुई। दैट मीन्स जो अपर हाफ है वो तो लिवो रोटेटरी है और जो लोअर हाफ है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। अब जितनी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अपर हाफ लेफ्ट में रोटेट करेगा, लोअर हाफ ऑफ दिस मॉलिक्यूल उतना ही उसको राइट में रोटेट कर देगा। दैट मीन्स इन टोटल रोटेशन वहाँ पर भी क्या होगी? ज़ीरो होगी। तो ये जो मीज़ो फॉर्म ऑफ टार्ट्रिक एसिड होगी ये भी हमें ऑप्टिकली इनएक्टिव मिलती है। तो यहाँ पर अगर आपसे रीज़न पूछा जाए कि यहाँ पर ऑप्टिकली इनएक्टिविटी किस वजह से है इस मीज़ो फॉर्म ऑफ टार्ट्रिक एसिड की, तो यहाँ आप रीज़न देंगे दिस इज़ ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। यानी कि जो कंपनसेशन हुआ है वो विद इन द सेम मॉलिक्यूल हुआ है कि अपर हाफ ने जितना लेफ्ट में रोटेट किया, लोअर हाफ ने उतना ही राइट में उसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर दिया। दैट इज़ वाई द ओवरऑल rotation of the plane polarized light is zero and the molecule seems to be optically inactive in nature. So this is all about your property optical activity. उसके नीचे ये आपके कुछ फॉर्मूले और फॉर्मूले के बेस पर सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स और अनसॉल्व्ड दे रखे हैं, इनको आप लोग करने के लिए ट्राई करेंगे और अटेंडेंस लिंक आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ गूगल फॉर्म। वहाँ पर आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।